तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि क्रोमियम जो ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर रहता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि चौथा हमारा जो पॉइंट रहेगा, यानी कि जो कोशिका के अंदर जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड यानी कि अंतर कोशिका द्रव्य और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड यानी कि जो बाह्य कोशिका द्रव्य रहता है उसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। ये ले लें कोशिका, कोई भी, ये कोशिका। अब कोशिका के अंदर अंतर कोशिका द्रव्य, अंतर कोशिका द्रव्य यानी कि इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड, ठीक है, ICF, यानी कि इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड जो रहता है उसके अंदर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो इसके अंदर जो खनिज आएगा वो रहेगा एक तो धनायन के रूप में इसमें रहता है पोटेशियम, और अगर जो कैटायन यानी कि नेगेटिव चार्ज जो अगर मान ले तो वो रहेगा फॉस्फेट, ठीक है। यानी कि जो कोशिका रहती है उसके जो अंदर जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है, अंतर कोशिका द्रव्य में रहता है वो रहता है खनिज पॉजिटिव चार्ज के साथ रहता है पोटेशियम और नेगेटिव चार्ज के साथ रहता है फॉस्फेट। और जो बाहरी यानी कि बाह्य कोशिका द्रव्य, ये हो गया बाह्य कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, इसको बोलेंगे हम एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, ECF, ठीक है। यानी कि ECF एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड जो कोशिका के बाहर जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है उसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। उसमें एक तो खनिज रहेगा सोडियम यानी कि Na+, और दूसरा रहेगा Cl- यानी कि क्लोरीन। यानी कि जो शरीर की कोशिका रहती है उसके बाहर जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है उसमें सिर्फ नमक रहता है यानी कि NaCl, ठीक है। अंतर कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा पोटेशियम जो पॉजिटिव चार्ज के साथ रहेगा और नेगेटिव चार्ज के साथ रहेगा फॉस्फेट, और जो बाह्य कोशिका द्रव्य रहता है उसमें पॉजिटिव चार्ज के साथ रहेगा सोडियम और नेगेटिव चार्ज के साथ रहेगा क्लोरीन, ठीक है। यानी कि हम अगर दूसरी भाषा में लिखें तो जो ICF होता है यानी कि इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में जो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज रहता है, जो पॉजिटिव चार्ज रहता है यानी कि सबसे ज्यादा जो धनायन रहता है, सबसे ज्यादा धनायन यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज के साथ रहता है वो रहेगा पोटेशियम, ये रहेगा पोटेशियम। और जो नेगेटिव चार्ज के साथ रहता है सबसे ज्यादा ऋणायन, ये रहेगा फॉस्फेट। और जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड रहता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, उसमें जो सबसे ज्यादा धनायन रहेगा वो रहेगा सोडियम। और सबसे ज्यादा जो नेगेटिव चार्ज रहेगा यानी सबसे ज्यादा जो ऋणायन रहेगा वो रहेगा क्लोरीन, ठीक है। यानी कि जो कोशिका रहती है उसके अंदर जो कोशिका द्रव पाया जाता है उसमें जो सबसे ज्यादा धनायन रहता है वो रहेगा पोटेशियम और सबसे ज्यादा जो ऋणायन रहेगा वो रहेगा फॉस्फेट। और जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड यानी कि जो कोशिका के बाहर जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है उसमें सबसे ज्यादा रहेगा पोटेशियम, सॉरी सोडियम, और सबसे ज्यादा रहेगा उसमें क्लोरीन। उसके बाद हम अगर देखें तो खनिज की कमी और अधिकता से कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो खनिज की कमी और अधिकता से होने वाली बीमारियां, और अधिकता से होने वाली बीमारियां,
ठीक है, एक तरफ ले लेंगे खनिज और यहाँ पर बीमारियां। हम मेनली स्टार्टिंग में वो खनिज पढ़ेंगे जो कि मुख्य रूप से जो बीमारियां फील्ड में देखने को मिलती है, जैसे कि कैल्शियम। अगर कैल्शियम की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी तो गाय में मिल्क फीवर के केस देखने को मिलेंगे। अब मिल्क फीवर के केस किस किस में देखने मिलते? ऐसी गाय जो सबसे ज्यादा दूध देती है, यानी कि एचएफ, एचएफ में सबसे ज्यादा मिल्क फीवर के केस देखने को मिलेंगे। और मिल्क फीवर होता कब है? जब भी गाय का प्रसव हो, गाय के प्रसव के स्टार्टिंग के 2 से 4 सप्ताह, यानी कि लगभग 15 से 1 महीने के बीच में मिल्क फीवर के केस आएंगे, क्योंकि इसके अंदर अगर जो प्रसव होगा उसके बाद उसमें दूध की मात्रा ज्यादा बढ़ने की, उससे कैल्शियम का उसमें ज्यादा लॉस होगा। ठीक है, उसके कारण जो गाय रहती है उसमें मिल्क फीवर के केस देखने को मिलेंगे। तो पहला रहेगा कि गाय में जो कैल्शियम की कमी के कारण जो बीमारी रहेगी वो गाय में रहेगी। पहले तो गाय में मिल्क फीवर, मिल्क फीवर। मिल्क फीवर कम होगा तो 2 से 4 सप्ताह, प्रसव के 2 से 4 सप्ताह में, प्रसव के 2 से 4 सप्ताह में। और इसी प्रकार जो कुतिया रहती है, कुतिया में भी जो कैल्शियम में प्रसव के बाद कमी होती है उसको बोलेंगे एक्लेंसिया। कुतिया में कैल्शियम की कमी रहती है उसको बोलेंगे एक्लेम्सिया। यानी कि गाय में कैल्शियम की कमी से होने वाली जो बीमारी है वो फर्स्ट है मिल्क फीवर। मिल्क फीवर यानी कि जो गाय के जो प्रसव होता है उसमें स्टार्टिंग के 2 से 4 सप्ताह में उसमें दूध की मात्रा ज्यादा बनेगी, जिसके कारण उसमें कैल्शियम की कमी होगी, जिससे मिल्क फीवर के केस देखने को मिलते हैं। सेकंड रहेगा कि फास्फोरस की कमी से, फास्फोरस की कमी से। अब फास्फोरस की कमी से 2 बीमारियां होती है। पहले तो रहते हैं पाइका और दूसरा रहता है पीपीएच। पाइका यानी कि कोई भी जानवर अखाद्य सामग्री खाने लगेगा, यानी कि मिट्टी खाएगा या फिर कोई भी लकड़ी का टुकड़ा खाएगा जो खाने योग्य नहीं है, उसको अगर खाएगा तो यूं मान लेना कि उसमें फास्फोरस की कमी है, क्योंकि फास्फोरस की कमी के कारण उसमें यह बीमारी होती है। तो पहला तो रहेगा जानवर में पाइका, जानवर में पाइका। अब पाइका में क्या रहता है कि जानवर अखाद्य सामग्री खाने लगेगा, जिसमें होगा एलोट्रायोफेजिया। ठीक है, इसमें क्या होगा? एलोट्रायोफेजिया होगा, एलोट्रायोफेजिया यानी कि जानवर अखाद्य सामग्री खाएगा। पाइका रोग में जानवर अखाद्य सामग्री खाएगा जो कि खाने योग्य सामग्री नहीं रहती है, यानी कि लकड़ी है, लकड़ी मान लो, हड्डी को चाटना, ये मान लेते। दूसरा रहेगा पीपीएच, गाय में पोस्ट पीपीएच। अब पीपीएच का पूरा नाम है पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया, इसको अलग से ही पढ़ेंगे। दूसरी जो बीमारी है जो फास्फोरस की कमी से होती है वो है पीपीएच। ये पीपीएच यानी कि पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया। ठीक है, यानी कि पोस्ट पार्चुरेंट, पोस्ट यानी बाद में, पार्चुरेंट यानी कि प्रसव, यानी कि प्रसव के बाद में गाय के मूत्र से हीमोग्लोबिन का आना। यानी कि अगर गाय का जो प्रसव हुआ है उसके बाद अगर उसमें यूरिन से हीमोग्लोबिन आएगी तो यूरिन का रंग कॉफी कलर का हो जाएगा। ठीक है, मान लो पीपीएच, इसका मतलब रहेगा गाय के प्रसव के बाद
यूरिन से हीमोग्लोबिन का आना। हीमोग्लोबिन आएगी तो यूरिन कॉफी कलर का रहेगा, तो यूरिन कॉफी कलर का हो जाएगा, कॉफी कलर का हो जाएगा। और अगर यूरिन कॉफी कलर का रहेगा तो हम उसको बोलेंगे कि रेड वाटर। ठीक है, रेड वाटर, या फिर यूरिन जो कॉफी कलर का रहेगा उसको बोलेंगे हम पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया। और अगर फास्फोरस की अधिकता हो जाए, तीसरा पॉइंट रहेगा फास्फोरस की अधिकता होने से। अगर जानवर में फास्फोरस खनिज की अधिकता हो गई तो घोड़े में जो बीमारी होगी वो रहेगी ऑस्टियो डिस्ट्रोफिया फाइब्रोसा। ठीक है, यानी कि ब्रान डिजीज या फिर बिग हेड डिजीज या मिलर्स डिजीज। तो घोड़े में जो होगी बीमारी, घोड़े में होगी ऑस्टियो डिस्ट्रोफिया फाइब्रोसा, या इसको बोलेंगे ब्रांड डिजीज। या बोलेंगे बिग हेड डिजीज, या बोलेंगे मिलर्स डिजीज। ठीक है, यानी कि फास्फोरस की अधिकता से होने के वाले बीमारी जो घोड़े में होती है ऑस्टियो डिस्ट्रोफिया फाइब्रोसा, यानी कि जो ब्रान डिजीज और बिग हेड डिजीज। ठीक है, यानी कि अगर घोड़े को ज्यादा मात्रा में ब्रान या चोकर खिलाया जाए, ब्रान या चोकर घोड़े को ज्यादा मात्रा में खिलाया जाए तो जो चोकर में क्या रहती है कि फास्फोरस की मात्रा तो ज्यादा रहती है और कैल्शियम की मात्रा कम रहती है, और शरीर में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा रहती है और फास्फोरस की मात्रा कम रहती है। तो इसमें क्या रहेगा कि हड्डियों में और ब्लड में तो कैल्शियम की मात्रा ज्यादा रहेगी और फास्फोरस की मात्रा कम रहेगी। तो इसके कारण अगर चोकर ज्यादा मात्रा में खिलाए तो फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होने के कारण, कैल्शियम की, इसमें फास्फोरस की मात्रा ज्यादा रहेगी और कैल्शियम की मात्रा कम रहेगी। तो ब्लड में कैल्शियम की आपूर्ति के लिए जो हड्डियों से जो पीटीएच हार्मोन रहता है वो हड्डियों से कैल्शियम को ब्लड में लाने का काम करेगी, जिससे जो हड्डियां रहती है वो स्कल बोन, ये मेनली जो हड्डी रहेगी वो रहेगी स्कल बोन, यानी कि खोपड़ी की हड्डियां जो रहेगी वहां से कैल्शियम को ब्लड में लाने का काम करेगी, जिससे जो घोड़े के जो स्कल की हड्डी रहती है यानी कि जो खोपड़ी की हड्डी रहती है वो सूज जाती है, जिसके कारण उसका जो हेड रहता है वो बड़ा दिखाई देता है, जिसके कारण इसको बिग हेड डिजीज भी कहते हैं। और ये ब्रांड के कारण होती है तो इसको ब्रांड डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसका कारण लिखेंगे हम, कारण यदि घोड़े को ज्यादा मात्रा में चोकर खिलाया जाए, तो चोकर में क्या रहेगा, फास्फोरस ज्यादा रहेगा और कैल्शियम कम रहेगा। इसके विपरीत शरीर में कैल्शियम ज्यादा रहेगा, कैल्शियम ज्यादा रहता है और फास्फोरस कम रहता है। तो कैल्शियम की अगर चोकर खिलाएंगे कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी, तो इससे जो पीटीएच हार्मोन रहता है वो खोपड़ी की हड्डी से यानी स्कल बोन से जितना भी कैल्शियम है वो ब्लड में पहुंचाने का काम करेगा, जिससे जो स्कल बोन रहेगा वो उसमें स्कल बोन
में सूजन आ जाएगी, जिससे उसका जो स्कल रहता है यानी कि हेड रहता है वो बड़ा दिखाई देता है, जिसके कारण इसको बिग हेड डिजीज कहते हैं। ठीक है, यानी कि अदर ज्यादा मात्रा में चोकर खिलाया जाए तो ब्रान में, चोकर में फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है और कैल्शियम की मात्रा कम होती है। तो जो कैल्शियम की आपूर्ति करने के लिए पीटीएच हार्मोन स्कल बोन से यानी कि खोपड़ी की हड्डियों से, स्कल बोन से कैल्शियम को ब्लड में पहुंचाने का काम करेगा, ब्लड में पहुंचाएगा। ठीक है, जिससे स्कल की हड्डियों में सूजन आ जाएगी, स्कल की हड्डियों में सूजन आ जाएगी, जिससे उस घोड़े का सिर है वो बड़ा दिखेगा। ठीक है, यानी कि जो ऑस्टियोडिस्ट्रोफी फाइब्रोसा जो बीमारी है उसको ब्रांड डिजीज भी कहेंगे और बिग हेड डिजीज भी कहेंगे। ये किस कारण से होगा, तो यदि घोड़े को ज्यादा मात्रा में चोकर खिलाया जाए तो चोकर में फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है और कैल्शियम की मात्रा कम रहती है। तो शरीर में कैल्शियम की पूर्ति के लिए जो पीटीएच हार्मोन रहता है वो स्कल बोन से जितने भी कैल्शियम है उसको ब्लड में पहुंचाएगी। अगर ब्लड में पहुंचाएगी तो स्कल बोन में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो उसमें जो हड्डियों में सूजन आ जाएगी, जिसके कारण जो हड्डी रहती है वो फूल जाएगी या फिर उसके जो फाइब्रोसा, उसके जो फाइबर्स टिश्यू रहते हैं उसमें नेक्रोसिस हो जाएगी, जिसके कारण उसका जो सर रहेगा वो बड़ा दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक फास्फोरस भी कंप्लीट हो गया। फास्फोरस के बाद हम लेंगे कॉपर की कमी से होने वाले रोग, जो अगला पॉइंट है हमारा चौथा, कॉपर की कमी से होने वाले रोग, कॉपर की Cu की कमी से होने वाले रोग। अब कॉपर की कमी से होंगे तो ये मोलिब्डेनम की अधिकता से भी होंगी, मोलिब्डेनम की अधिकता से भी होंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। जो बीमारी कॉपर की कमी से होगी वो मोलिब्डेनम की अधिकता से भी होगी। कॉपर की कमी से फर्स्ट जो बीमारी है वो रहेगी बेड में स्टीली वूल या फिर स्ट्रिंजी वूल। इसमें क्या रहता है कि बेड में जो ऊन रहती है उसका उत्पादन कम हो जाता है, यानी बेड में ऊन नहीं बनती स्टीली वूल के कारण। उसके बाद जो सेकंड रहेगी वो रहेगी एंजियोटिक नियोनेशन एक्सटेंसिया, यानी कि जो बछड़े रहते हैं, यानी कि जो आप मान लो बेड में स्टीली वूल, पहला तो बेड में स्टीली वूल या फिर स्टिंजी वूल, जिससे रहता है कि बेड में उनका उत्पादन कम हो जाएगा, उनका उत्पादन कम हो जाएगा। और दूसरी बीमारी है एंजियोटिक नियोनेटल एक्लेंसिया।
ठीक है। एंजूटिक यानी कि जानवर, नियोनेटम यानी कि नवजात, ठीक है। और एटेक्सिया का मतलब चाल में गड़बड़ी, चाल में गड़बड़ी, यानी कि एंजूटिक नियोनेशल एटेक्सिया, यानी कि नवजात जो रहते हैं उनके चाल में गड़बड़ी हो जाती है, यानी कि जो उनका चलने का जो अंदाज है वो उनमें गड़बड़ दिखती है। तो या ले लो बछड़े, या फिर कीड, या लैम्ब, जो नवजात होते हैं उनमें चाल में गड़बड़ी दिखती है, के चाल में गड़बड़ी, ठीक है। उसके बाद तीसरा रहेगा जो बेड में स्पेक्टेकल आई, यानी कि बेड जो रहती है उसके चारों, उसकी आंखों के चारों तरफ हल्का भूरा रंग, या जो उनके आंखों के चारों तरफ जो ऊन रहती है उसके ऊपर भूरा रंग की पूरी परत जम जाती है उसके चारों ओर, जिसको अगर दूर से देखे तो एकदम लगेगा कि उसने पूरा चश्मा पहना है, यानी कि ये जो बेड की आंखें रहती है दोनों तरफ उसके ऊपर राउंड शेप में भूरे रंग के ऐसे सर्कल बन जाते हैं, ठीक है। यानी कि दूर से अगर लगेगा कि इन्होंने चश्मा पहना हुआ है, इसको बोलेंगे स्पेक्टेकल आई। बेड में स्पेक्टेकल आई, ठीक है। यानी कि बेड में चश्मे पहने हुए दिखेंगे। तो क्या होता है स्पेक्टेकल आई में, तो बेड के आंखों के ऊन के चारों तरफ, आंखों की उनके चारों तरफ हरे रंग की ऊन, हरे रंग की सॉरी भूरे रंग की ऊन, भूरे यानी कि ब्राउन रंग की ऊन आ जाती है, ठीक है। यानी कि कॉपर की कमी से होने वाले रोग, जो कॉपर की कमी से होंगे वो मोलिबेडनम की अधिकता से भी होंगे। पहला रहेगा बेड में स्टेली वूल या फिर स्टेंजी वूल, यानी कि बेड में ऊन उत्पादन कम हो जाएगा। दूसरा रहेगा एंजूटिक नियोनेशन एटेक्सिया, यानी कि जो नवजात बच्चे रहेंगे, जो गाय भैंस बकरी और भेड़ के जो नवजात बच्चे रहेंगे उनमें चाल में गड़बड़ी हो जाएगी कॉपर की कमी से, जिसको बोलेंगे एंजूटिक नियोनेशल एटेक्सिया। उसके बाद बेड में स्पेक्टेकल आई कंडीशन, यानी कि कॉपर की कमी से अगर जो बेड रहती है उसके आंखों के चारों तरफ भूरे रंग की ऊन आ जाती है, जिससे अगर दूर से देखने पर वो ऐसा लगता है कि बेड ने चश्मे पहने हुए हैं, उसको बोलेंगे बेड में स्पेक्टेकल आई कंडीशन, ठीक है। और ये बीमारी सारी कॉपर की कमी से होती है। दूसरा जो रहेगा वो जिंक की कमी से होने वाली बीमारियां। पांचवा पॉइंट रहेगा कि जिंक की कमी से होने वाली बीमारियां, कि जिंक की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होगी। तो जिंक की कमी से सुअर में पैराकिटोसिस नाम की बीमारी होगी, सुअर में पैराकिटोसिस, ठीक है। दूसरा अगर पूछे तो गाय में हाइपरकिटोसिस, गाय में हाइपरकिटोसिस। और अगर तीसरी बीमारी पूछे तो पोल्ट्री में स्वेलन हॉक सिंड्रोम, पोल्ट्री में स्वेलन हॉक सिंड्रोम। स्वेलन यानी कि सूजना, हॉक यानी हॉक जॉइंट, जो कि पक्षपात अपने अपने या फिर
जानवर ले लो, जानवर के जो पीछे के पैर रहते हैं उस पैर में ये जॉइंट पाया जाता है। जानवर के पीछे के पैर यानी कि मुर्गी के पैर, जानवर के आगे के पैर यानी कि मुर्गी के पंख, यानी कि जो मुर्गी के पैरों में पाया जाता है हॉक जॉइंट, उसमें स्वेलन हॉक सिंड्रोम यानी कि जो जिंक की कमी अगर होगी तो मुर्गी के पैरों में जो हॉक जॉइंट रहेगी वहां पर सूजन आ जाएगी। ठीक है, ये तीनों पढ़ लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि छठा पॉइंट अपना रहेगा कि मोलिब्डेनम की कमी से, मोलिब्डेनम की कमी से, अब मोलिब्डेनम की कमी से होगी तो ये कॉपर की अधिकता से भी होगा, यानी कि इसमें रहेगा पहली बीमारी पोल्ट्री में मुर्गी जो रहती है उसकी जो फीमर की हड्डी रहती है उसमें नेक्रोसिस होने लगती है, यानी कि फीमर के हेड में नेक्रोसिस होगी, जिसको बोलेंगे फीमोरल हेड नेक्रोसिस। मुर्गी में फीमोरल हेड नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब है सेल डेथ यानी कि कोशिका की मृत्यु। फीमोरल यानी कि फीमर और हेड यानी फीमर के हेड में जो फीमर जो हड्डी रहती है, फीमर के हेड में कोशिका की मृत्यु, कोशिका की डेथ। ठीक है, अगर मोलिब्डेनम की कमी होगी या फिर कॉपर की अधिकता होगी तो पोल्ट्री में फीमोरल हेड नेक्रोसिस पाई जाएगी, जिससे फीमर का जो हेड रहता है उसमें नेक्रोसिस होगी, यानी कि फीमर में जो हेड की कोशिका रहती है उसमें डेथ हो जाएगी। जिंक के बाद हम अगर मोलिब्डेनम के बाद अगर ले ले तो सातवां पॉइंट रहेगा हमारा फ्लोरीन। अब फ्लोरीन की कमी से कौन से रोग होते हैं? फ्लोरीन की कमी से, फ्लोरीन की कमी से होने वाली जो पहली बीमारी है वो रहती कि बच्चों में डेंटल करीज। डेंटल करीज यानी कि बच्चों के जो दांत रहते हैं वो सही से वो विकसित नहीं हो पाते, यानी कि यूं मान लो कि एकदम कच्चे दांत उनके विकसित होते हैं, जिनको अगर कोई प्रहार किया जाए तो वो तुरंत बिखर जाए यानी टूट जाते हैं। बच्चों में डेंटल करीज यानी कि जो बच्चे रहते जानवरों के उसमें जो दांत रहते हैं उनका सही से विकास नहीं हो पाता या फिर कमजोर दांत उनमें विकसित होते हैं। और अगर फ्लोरीन की अधिकता हो जाए, फ्लोरीन की अधिकता, फ्लोरीन की अगर अधिकता होगी तो फ्लोरोसिस नाम की बीमारी होगी। फ्लोरोसिस नाम की जो बीमारी रहती है उसमें दांतों का रंग पीला हो जाता है, जिसको बोलेंगे हम फ्लोरोसिस। इससे क्या होता है? दांतों में पीलापन। उसके बाद हम लेंगे नौवां पॉइंट। नौवां जो हमारा खनिज रहेगा वो रहेगा आयोडीन। अब आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो रहेगा गोइटर। गोइटर यानी गेंगा रोग, गोइटर, गोइटर होगा। दसवां जो खनिज है, दसवां खनिज लेंगे हम सेलेनियम की कमी से। सेलेनियम की कमी से, अब सेलेनियम की कमी या फिर विटामिन ई की कमी दोनों सेम रहेगा। जो बीमारी सेलेनियम की कमी से होगी वही बीमारी विटामिन ई की कमी से होगी, यानी कि जो बीमारी विटामिन ई की कमी से, हमने पहले ही विटामिन के चैप्टर में पढ़ा था कि विटामिन ई की कौन कौन सी बीमारियां होती है, यानी कि मंडे मॉर्निंग डिजीज जिसमें पढ़ा था, और भी हमने पढ़ी थी जो सेलेनियम की कमी से होंगे वही विटामिन की कमी से भी होंगे। ठीक है, यानी कि फ्लोरीन ले ले, फ्लोरीन में बच्चों में डेंटल करीज यानी कि उसके दांत सही से विकास नहीं हो पाते और दांत एकदम कच्चे रह जाते हैं। और फ्लोरीन की अधिकता अगर होगी तो फ्लोरोसिस यानी कि दांतों में पीलापन पाया जाएगा। और अगर आयोडीन की कमी होगी तो गोइटर रोग होगा।
सेलेनियम की कमी से सेलेनियम और आयोडीन लगभग सेम है। जो रोग सेलेनियम की कमी से होगा वही आयोडीन की विटामिन ए की कमी से होगा, और जो विटामिन ए की अधिकता से होगा वो सेलेनियम की अधिकता से होगा। यानी कि सेलेनियम की कमी से जो हमने पढ़ा था वो विटामिन ए की कमी में जो पढ़ा था वही सेम रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे कि सेलेनियम की अधिकता से कौन कौन सी बीमारी होती है। सेलेनियम की अधिकता से, ठीक है। अब सेलेनियम की अधिकता से कौन कौन सी बीमारी होगी वो देखेंगे। पहला तो रहेगा कि ब्लाइंड स्टेजर, यानी कि अंधे जैसी चाल। जानवर में ब्लाइंड स्टेजर यानी कि अंधे जैसी चाल। ठीक है। पहले जो सेलेनियम की अधिकता से जो बीमारी रहेगी वो रहेगी ब्लाइंड स्टेजर यानी कि अंधे जैसी चाल। दूसरी जो रहेगी वो यानी कि एल्केली डिजीज, एल्केली डिजीज। तीसरी जो बीमारी रहेगी वो रहेगी गायों में, यानी कि गायों में रहेगा डेगनेला डिजीज। डेगनेला डिजीज यानी कि जिसमें जो गाय के जो दूर के भाग है, यानी कि आगे से ले लो चेहरा, पीछे से पूंछ और खुर, उनमें गैंग्रीन होगी यानी कि सड़न होगी, ड्राई गैंग्रीन। ठीक है, जिसे बोलेंगे गायों में डेगनाला डिजीज। यानी कि जानवर के शरीर से जितने भी दूर वाले जो अंग है उनके, मतलब आगे से मुंह ले लिया, फिर पैरों में सबसे नीचे खुर ले लिया, पीछे की ओर सबसे पीछे पूंछ ले लिया, उनमें क्या होगी कि ड्राई गैंग्रीन होगी यानी कि उनमें सड़न होगी। ठीक है, तो गाय में डेगनाला डिजीज किसे कहेंगे, तो सिर, खुर व पूंछ में ड्राई गैंग्रीन। ठीक है, यानी कि सड़न होगी। यानी कि सेलेनियम की अधिकता से पहला तो रहेगा ब्लाइंड स्टेंजर यानी कि अंधे जैसी चाल रहेगी। दूसरा रहेगा एल्कली डिजीज। तीसरा रहेगा गाय में डेगनाला डिजीज। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी इन दोनों पे ध्यान रखने का। यानी कि गाय में डेगनाला डिजीज किससे होगी, तो डेगनाला डिजीज सेलेनियम की अधिकता से होगी। उसके लक्षण क्या रहेंगे, तो सिर, खुर व पूंछ, इन तीनों में या फिर जो भी शरीर से दूर का अंग रहेगा उस अंग में ड्राई गैंग्रीन यानी कि सड़न होगी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आयरन की कमी से होने वाले रोग। आयरन यानी कि फेरस, फेरस की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। अगला पॉइंट रहेगा हमारा 12वां, वो रहेगा आयरन यानी कि फेरस की कमी से होने वाले रोग। ठीक है, अगर फेरस की कमी हो गई तो कौन कौन से रोग हो गए। पहला ही अगर मान लो तो फेरस की कमी से जो रोग होगा वो रहेगा एनीमिया, यानी कि खून का नहीं बनना, क्योंकि जो खून जो बनेगा उसमें फेरस कहीं ना कहीं उसमें काम आएगा। तो खून का नहीं बनना ये ज्यादातर जानवरों में जो होता है वो कब होगा, जब जानवर का जन्म हो। जानवर के जन्म के लगभग 2 से 4 सप्ताह यानी कि लगभग 1 महीने में वो पाया जाएगा, क्योंकि जानवर स्टार्टिंग में सिर्फ दूध पिएगा और दूध में जिस चीज की कमी रहेगी वही चीज बछड़े में या उस नवजात में देखने को मिलेगी, क्योंकि जो 1 महीने तक रेगुलर बेस पर वह जो जानवर रहेगा उसका दूध ही पिएगा। ठीक है, तो उसमें सिर्फ कैल्शियम की मात्रा ही रहेगी, कैल्शियम और विटामिन रहेंगे उसमें, बाकी फेरस दूध में नहीं पाया जाए, जिसके कारण जो नवजात रहते हैं उसमें फेरस की कमी देखने को मिलती है या फिर उन्होंने एनीमिया पाया जाता है। उसमें से भी मोस्ट कॉमन अगर ले ले तो पिगलेट एनीमिया, क्योंकि सुअर में सबसे ज्यादा ये डिजीज देखने को मिलती है।
पिगलेट एनीमिया। अगर आयरन से होने वाली जो बीमारी है उसमें एनीमिया है, उसमें भी मोस्ट कॉमन जो जानवरों में देखने मिलती है वो रहती है पिगलेट, यानी कि सुअर के बच्चों में। सुअर के बच्चों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और ये कब देखने को मिलती है? तो पिगलेट में यह 2 से 4 सप्ताह में देखने को मिलती है। 2 से 4 सप्ताह में देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि जब नवजात जब दूध पिएगा, यानी कि उसका और भोजन का कोई भी स्रोत नहीं रहेगा, तब वो सिर्फ दूध पे आश्रित रहेगा और दूध में फेरस की कमी होती है, जिससे पिगलेट को फेरस या आयरन नहीं मिल पाएगा, जिससे उसमें एनीमिया हो जाएगा, यानी कि उसमें खून की कमी सीधे तौर पर दिखाई देगी। अब उसका उपचार क्या करेंगे? तो अगर उसका उपचार करना है तो हम उसको उपचार के तौर पर फेरस देंगे। अब फेरस में क्या देंगे? तो या तो उसको FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट का सीधे पिगलेट को घोल पिलाओ, या फिर जो सुअरी के जो थन रहते हैं उस पे FeSO4 के जो घोल का रहता है उसकी मतलब उसकी जो उसके ऊपर FeSO4 की जो पुताई कर दो, यानी कि उसका पेस्ट सुअरी के थनों पर लगा दो। और तीसरा जो रहेगा वो पिगलेट जो छोटे बच्चे रहते हैं सुअर के, उसमें आयरन डेस्टोन का इंजेक्शन देंगे IM। ठीक है, फर्स्ट इंजेक्शन देंगे वो चौथे दिन देंगे और सेकंड जो इंजेक्शन देंगे वो 14 दिन के गैप पर देंगे। ठीक है, तो पहला जो उसमें उपचार रहेगा वो रहेगा पिगलेट में FeSO4 का घोल पिलाओ। पिगलेट को FeSO4 का घोल पिलाए। सेकंड रहेगा सूर्य के थनों पर FeSO4 का पेस्ट लगाए। और तीसरा रहेगा कि पिगलेट को आयरन डेस्टोन के इंजेक्शन लगाए, वो भी IM। और ये आयरन डेस्टोन के इंजेक्शन कब देना है? फर्स्ट देना है चौथे दिन, जब पिगलेट चौथे दिन का हो, और सेकंड देना है जब पिगलेट 14 दिन का हो जाए। ठीक है, यानी कि आयरन जो रहता है उससे खून की कमी होती है, और जानवरों में मेनली ये सबसे ज्यादा देखने मिलता है पिगलेट में, यानी कि सुअर के बच्चों में। सूरी के बच्चों में यह 2 से 4 सप्ताह में स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और इसका उपचार जो रहेगा वो पिगलेट को FeSO4 का घोल पिलाओ, या फिर सुअरी के थनों पर FeSO4 का पेस्ट लगा दो, या फिर सीधा ही आयरन डेस्टोन के इंजेक्शन जो पिगलेट है उनमें IM लगा दो। फर्स्ट इंजेक्शन लगेगा वो चौथे दिन पर लगेगा, और सेकंड इंजेक्शन लगेगा वो 14वें दिन पर लगेगा। ठीक है, तो आगे हमारा पॉइंट रहेगा 14, जिसमें हम देखेंगे कि मैग्नीज की कमी से होने वाले रोग। मैग्नीज की कमी से कौन कौन से रोग होंगे? ठीक है, यानी कि अब मैग्नीज की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से? तो पहला तो है पोल्ट्री में पेरोसिस, यानी कि स्लिप्ड टेंडन। यानी कि यूं मान लो कि मुर्गी में जो पैर होते हैं उसके जो टेंडन होता है एक्लेस टेंडन, वो अपने कॉन्डाइल से खिसक जाता है, यानी वहां से स्लिप हो जाए। अब मान लो कि सबसे जो शरीर का सबसे जो मजबूत टेंडन होता है जो वो एक्लिस टेंडन होता है, वो पश्च पैर में पाया जाता है या फिर पश्चपाद में पाया जाता है। मुर्गी में 2 ही पैर होते हैं, उनको बोले वो दोनों पश्चपाद ही होते हैं, क्योंकि अग्रपाद रहते हैं वो पंखों में उनके विकसित हो जाते हैं। जो पश्चपाद में जो
उनमें एक्सिस टेंडन रहता है, वो अपने कॉन्डाइल से खिसक जाता है, जिसको बोलेंगे पेरोसिस। ठीक है, तो मैग्नीज की कमी से पोल्ट्री में जो होगी वो पेरोसिस, पोल्ट्री में पेरोसिस। ठीक है, उसको बोलेंगे हम स्लिप्ड टेंडन, स्लिप्ड टेंडन। स्लिप्ड टेंडन यानी कि जो एक्लिस टेंडन रहता है, यानी कि जो सबसे मजबूत टेंडन शरीर में पाया जाता है, उसको बोलेंगे एक्लिस टेंडन। तो एक्लिस टेंडन क्या रहता है कि अपने कॉन्डाइल से खिसक जाता है, अपने कॉन्डाइल से खिसक जाता है। ठीक है, यानी पोल्ट्री में पेरोसिस का मतलब है कि जो एक्लिस टेंडन रहता है वो अपने कॉन्डाइल से खिसक जाता है, जिसको बोलेंगे हम पेरोसिस। और ये पेरोसिस किस किस प्रकार से और होता है, यानी कि ये मैग्नीज की कमी से तो होता ही है, तो मैग्नीज के अलावा या मैग्नीज के साथ साथ, मैग्नीज के साथ साथ, मैग्नीज के साथ साथ यह विटामिन B12, B9, B7 और B4 की कमी से भी होता है। विटामिन B12, B9, B7 और B4 की कमी से भी होता है। ठीक है, यानी कि जो पेरोसिस नाम की बीमारी है, जो मुर्गी में एक्लिस टेंडन उसके कॉन्डाइल से खिसक जाता है, वो मैग्नीज की कमी के साथ साथ, मैग्नीज की कमी तो होता ही है, उसके साथ साथ विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबाल्मिन, B9 यानी कि फोलिक एसिड, B7 यानी कि बायोटिन और B4 यानी कि कोलिन, इन तीनों से भी होता है। अगर मेनली पूछ लिया जाए, अगर ऑप्शन में ये भी दिया जाए और ये भी दिया जाए, तो मेन जो अपन देंगे वो रहेगा मैग्नीज। ठीक है, क्योंकि मेनली जो होता है वो मैग्नीज की कमी से ही होता है। मेन जो प्रायोरिटी देंगे हम, वो देंगे मैग्नीज को ही, क्योंकि मेनली ये जो बीमारी रहती है वो मैग्नीज की कमी से ही होता है। विटामिन के कारण तो नॉर्मली रूप में अगर देखा जाए तो 15वां रहेगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की कमी से। मैग्नीशियम की कमी से कौन कौन से बीमारियां होंगी। ठीक है, फर्स्ट गाय में लैक्टेशन टिटेनी। ठीक है, फर्स्ट बीमारी है गाय में लैक्टेशन टिटेनी, उसको ही बोलेंगे विंटर टिटेनी, विंटर टिटेनी, उसको ही बोलेंगे ग्रास टिटेनी, ग्रास टिटेनी। क्योंकि जो लैक्टेशन टिटेनी रहती है वो दूध से संबंधित है, यह मेनली करके विंटर यानी कि सर्दियों में होती है। और ये ग्रास यानी कि घास, अगर गाय को ज्यादा मात्रा में सर्दियों में चारा खिलाया जाए तो चारे में क्या रहती है, मैग्नीशियम की कमी रहती है, मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा दाने में रहती है। अगर गाय को सर्दियों मेनली चारा कब खिलाएंगे हम, ज्यादा सर्दियों में, तो जब भी गाय को चारा ज्यादा खिलाया जाए तो इसमें लैक्टेशन टिटेनी की संभावना दिखने को मिलती है, जो कि दूध से संबंधित है और ये विंटर में होती है, यानी कि अधिकतर ये सर्दी में होती है, इसलिए इसको विंटर टिटेनी भी कहते हैं। और ये ग्रास यानी कि चारे से संबंधित बीमारी है, इसलिए इसको बोलेंगे हम विंटर टिटेनी। ठीक है, अब लिखेंगे इसका जो सर्दियों में हरी घास ज्यादा खिलाने पर, हरी घास ज्यादा खिलाने पर। ठीक है, यानी कि ये बीमारी होती क्यों है, तो सर्दियों में अगर ज्यादा घास खिलाएंगे तो ये बीमारी होगी। क्यों होगी, क्योंकि घास में मैग्नीशियम की कमी रहती है, घास में मैग्नीशियम की कमी रहती है, मैग्नीशियम की कमी रहती है। ठीक है, गाय में मैग्नीशियम की कमी रहे, चारे में मैग्नीशियम की कमी रहेगी तो वो गाय खाएगी तो वो सीधा ही गाय में भी देखने को मिलेगा। इसका एक अपवाद है कि जो घोड़ी रहती है उसमें लैक्टेशन टिटेनी कैल्शियम की कमी के कारण होती है। अपवाद इसका लिख दो, अपवाद कि घोड़ी में
बॉडी में लैक्टेशन टिटेनिंग कैल्शियम की कमी से होती है, कैल्शियम की कमी से होती है। ठीक है, नॉर्मली जो गाय भैंस या कैटल रहती है उनमें तो ये मैग्नीशियम की कमी से होती है, और अगर घोड़ी पूछ लिया जाए तो उसमें ये कैल्शियम की कमी के कारण होगी। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि मोलिब्डेनम की अधिकता से। हमारा अगला पॉइंट है 16, जिसको बोलेंगे हम मोलिब्डेनम की अधिकता से। मोलिब्डेनम की अधिकता से अब जो बीमारी मोलिब्डेनम की अधिकता से होगी वो कॉपर की कमी से भी होगी। ठीक है, तो इसमें जो बीमारी रहेगी वो रहेगी कि गाय जो रहती है उसमें पीट स्कोर, यानी कि गाय के में वायु के बुलबुलों के साथ उसमें तरल दस्त होगा। ठीक है, यानी कि पीट स्कोर यानी कि टाइटनेस, जिसमें गाय में बुलबुलों के साथ में तरल दस्त होगा। तो गाय में पीट स्कोर, जिसको हम बोलेंगे टाइटनेस। इसमें लक्षण क्या रहेगा कि गाय में तरल बुलबुलों के साथ तरल दस्त होगा। बुलबुलों के साथ तरल दस्त होंगे। ठीक है, अगर मोलिब्डेनम की कमी है, मोलिब्डेनम की अधिकता है या कॉपर की कमी है तो गाय में बुलबुलों के साथ तरल दस्त होंगे, जिसे बोलेंगे पीट स्कोर। ठीक है, तो यहाँ तक अपने खनिज कंप्लीट होते हैं। यहाँ तक हमने खनिज चैप्टर भी पूरा हुआ और विटामिन चैप्टर भी दोनों पूरे हुए। उसके बाद हम लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट किन किन रूपों में पाया जाता है। ठीक है, अगला अपनी हेडिंग रहेगी कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कि कार्बोहाइड्रेट किन किन प्रकार से पाई जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट मेनली 4 प्रकार से पाई जाएगी। कार्बोहाइड्रेट शर्करा के रूप में मेनली पाई जाती है। शुगर, जिसको बोलते हैं हम शुगर, जो कि पहली रहती है मोनोसेकेराइड, जिसमें शर्करा के 1 यूनिट रहते हैं। दूसरी रहेगी डाइसेकेराइड, जिसमें शर्करा के 2 यूनिट रहते हैं। तीसरी रहेगी ट्राइसेकेराइड, जिसमें शर्करा के 3 यूनिट रहेंगे। और चौथी रहेगी पॉलीसेकेराइड, जिसमें शर्करा के कितने भी, मतलब 3 से ज्यादा कितने भी उसमें यूनिट रह सकते हैं। ठीक है, अब पहला हम लिखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, इन कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, और सामने लिखेंगे उनके उदाहरण कि कौन कौन सी होती है। और इसमें वो भी दिखेंगे कि CF यानी कि क्रूड फाइबर की कैटेगरी में कौन सी आती है और NF की कैटेगरी में कौन सी आती है। अब मान लो कि मोनोसेकेराइड यानी कि एक ही यूनिट से बना हुआ हो, यानी कि अगर मान लो कोई घर है, अगर उसमें एक ही प्रकार के ईंटों का उपयोग किया गया हो तो उसको मोनोसेकेराइड कहेंगे। 2 प्रकार की ईंटों का उपयोग किया गया तो उसको डाइसेकेराइड कहेंगे। 3 प्रकार की ईंटों का उपयोग किया गया तो उसको ट्राइसेकेराइड कहेंगे। और हर मतलब उसमें 3 या उससे ज्यादा प्रकार की ईंटों का उपयोग किया गया तो उसको बोलेंगे पॉलीसेकेराइड। यानी कि फर्स्ट ही लिखेंगे हम मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जिसमें कार्बन के या फिर शर्करा की एक ही यूनिट हो, जिसमें शर्करा की एक ही यूनिट हो या फिर एक ही यूनिट से मिलकर बने हो। इनमें भी 2 प्रकार से आएंगे। पहला रहेगा जो कि पेंटोज शर्करा, जो कि 5 कार्बन से मिलकर बनी होती है, पेंटोज शर्करा, जो कि 5 कार्बन से मिलकर बनी रहती है। दूसरी रहेगी हेक्सोज शर्करा, जिसमें 6 कार्बन होते हैं। ठीक है,
पेंटोस शर्करा जिसमें 5 कार्बन होते हैं और हेक्सोस शर्करा जिसमें 6 कार्बन, यानी कि मेनली मोनोसेकेराइड, यानी सबसे छोटी जो इकाई रहती है वो छोटी इकाई, यानी कि एक यूनिट से मिलकर बने रहते हैं, वो कहलाएंगे मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड भी 2 प्रकार के रहते हैं, जिसमें पेंटोस शर्करा और हेक्सोस शर्करा। जिसमें 5 कार्बन पाए जाते हैं उसको पेंटोस शर्करा बोलेंगे, जिसमें 6 कार्बन पाए जाते हैं उनको हेक्सोस शर्करा कहेंगे। पेंटोस शर्करा में कौन सा आएगा? राइबोस, जो कि आरएनए में पाया जाता है, डीऑक्सी राइबोस, पेंटोस शर्करा यानी कि जिसमें 5 शर्करा पाई जाती है, जिसमें राइबोस यानी कि जो आरएनए में शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सी राइबोस जो डीएनए में शर्करा पाई जाती है। तीसरा रहेगा जाइलोज और अरेबिनोज, तीसरा रहेगा जाइलोज और चौथा अरेबिनोज, ठीक है। और हेक्सोस शर्करा जिसमें मतलब कार्बन के 6 अणु रहते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, मेनोज, ठीक है, तो वो आएंगे। इसमें ग्लूकोज फर्स्ट रहेगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, यानी कि जिसमें कार्बन के 6 कार्बन पाए जाते हैं, यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज और मेनोज, ठीक है। तो इसमें जो पाए जाएंगे वो रहेंगे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और मेनोज, इसमें सुक्रोज नहीं आएगी, ठीक है। यानी कि जिसमें 6 कार्बन से पाई जाती है। अब ये जो 6 कार्बन रहती है वो ये विटामिन सी के अग्रगामी पदार्थ रहते हैं, यानी कि जो जिनमें भी 6 कार्बन पाए जाएंगे, यानी 6 कार्बन वाली जितनी भी शर्करा रहती है, जो मोनोसेकेराइड रहती है, वो उनसे विटामिन सी बनती है, यानी कि ये विटामिन सी के अग्रगामी पदार्थ कहलाएंगे। जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और मेनोज जो रहेंगे वो उनसे विटामिन सी बनाई जाती है, ठीक है। दूसरा रहेगा डाइसेकेराइड, जिनमें जो शर्करा के 2 यूनिट हो, शर्करा के 2 यूनिट से बने हो, ठीक है। यानी कि शर्करा के डाइसेकेराइड, यानी कि जो शर्करा के 2 यूनिट से बने होते हैं उनको बोलेंगे हम डाइसेकेराइड। अब डाइसेकेराइड में कौन कौन सा आएगा? पहला आएगा सुक्रोज। सुक्रोज में क्या रहता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज के 2 अणु मिलके या 2 यूनिट मिलके बनाते हैं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज के 2 अणु मिलके और सुक्रोज को बनाते हैं। उसके बाद लैक्टोज, लैक्टोज को कौन कौन बनाएंगे? लैक्टोज, तो लैक्टोज में आएगा गैलेक्टोज और ग्लूकोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलकर लैक्टोज को बनाते हैं। उसके बाद हम ले लेंगे कि माल्टोज, माल्टोज किन किन से बनेगी? तो ये ग्लूकोज और ग्लूकोज से ही बनेगी, माल्टोज और सेलोबायोज, ठीक है, सेलोबायोज। यानी कि माल्टोज और सेलोबायोज दोनों ग्लूकोज के ही 2 अणुओं से मिलकर बनी होती है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और ये भी रहेगी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। यानी कि डाइसेकेराइड यानी कि 2 कार्बन का मतलब शर्करा से मिलकर बनी होती है। सुक्रोज में आएगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज आ जाएगा इसमें, सुक्रोज ना, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, हाँ, सुक्रोज में आएगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है। लैक्टोज रहती है वो गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से बनी होती है, और माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनी है, और सेलोबायोज भी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से ही बनी है। अब इन दोनों में मेनली अंतर क्या है? तो इन दोनों में मेनली जो अंतर है वो है बॉन्ड का, यानी कि किस बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े हुए हैं। तो जो माल्टोज रहती है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी होती है, और जो
सेलो बेस रहती है वो β 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी होती है। ठीक है, तो इसको भी देख लेंगे। जो सेलो बेस और माल्टोस में उतना फर्क नहीं है, सिर्फ बॉन्ड का ही फर्क है, बाकी उसमें ग्लूकोज के अणु लगभग सेम रहते हैं। तो नोट लगा के लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे कि माल्टोज में, माल्टोज, अब माल्टोज में बॉन्ड किस किस प्रकार से होते हैं, तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, माल्टोज में यह बॉन्ड पाया जाएगा। और सेलो बायोज में जो बॉन्ड पाया जाएगा वो रहेगा β 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, यानी कि माल्टोज में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाएगा और सेलो बेस में β 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाएगा। इनमें सिर्फ बॉन्ड का ही फर्क है, बाकी इनमें शर्करा सेम ही पाई जाएगी, दोनों में ग्लूकोज ही पाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे ट्राइसैकेराइड, जिनमें 3 शर्करा पाई जाती है। तीसरा रहेगा ट्राइसैकेराइड, जिनमें शर्करा के 3 यूनिट होते हैं, शर्करा के 3 यूनिट होते हैं। ठीक है, जो शर्करा की 3 यूनिट से बनकर मिलकर बनी होती है वो रहेगी ट्राइसैकेराइड। उसमें आएगा रेफिनोज, उसमें आएगा सिर्फ, इसमें एक ही उदाहरण है वो आएगा रेफिनोज। और रेफिनोज किन किन से बनती है, तो ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, जो रेफिनोज रहती है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है। और ट्राइसैकेराइड में सिर्फ एक ही उदाहरण है रेफिनोज का। उसके बाद हम लेंगे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड यानी कि 3 से ज्यादा शर्करा की यूनिट, 3 से ज्यादा शर्करा की यूनिट से बना हो। ठीक है, अब ये भी 2 प्रकार से रहेंगे। पॉलीसैकेराइड यानी कि 3 से ज्यादा, यानी कि मोनोसैकेराइड में 1 यूनिट रहेगा, डाइसैकेराइड में 2 यूनिट रहेंगे और ट्राइसैकेराइड में 3 यूनिट रहेंगे। और पॉलीसैकेराइड में 3 से ज्यादा, चाहे वो कितने भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा 4 भी हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। और पॉलीसैकेराइड में भी 2 प्रकार से रहेंगे, एक तो रहेगा होमोपॉलीसैकेराइड और एक रहेगा हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड जिनमें शर्करा सेम हो, यानी कि सेम शर्करा हो, यानी कि जो में बॉन्ड बन रहे वो लगातार ग्लूकोज 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 ऐसे लगातार एक ही शर्करा से जो बॉन्ड बनेंगे वो आएगा होमोपॉलीसैकेराइड में। और जो अलग से, यानी कि हेटेरोपॉलीसैकेराइड, जिसमें मान लो कि 100 बॉन्ड, तो 100 शर्करा तो ग्लूकोज की है, 100 फ्रक्टोज की है, 100 माल्टोज की है, 100 गैलेक्टोज की है, ऐसे जो शर्करा बनेगी वो आएगी हेटेरोपॉलीसैकेराइड में। तो पहला लेंगे हम होमोपॉलीसैकेराइड। पहला उदाहरण रहेगा हमारा होमोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड को हम लिखेंगे जिनमें शर्करा के सभी यूनिट समान हो, जिनमें शर्करा के सभी यूनिट समान हो, सभी यूनिट समान हो, यानी कि एक ही प्रकार के यूनिट से जुड़ी हुई, यानी कि ग्लूकोज से जुड़ेगी सभी उसमें ग्लूकोज ही रहेंगे, माल्टोज से जुड़ेगी उसमें सभी माल्टोज ही रहेंगे, गैलेक्टोज से जुड़ेगी उसमें सभी गैलेक्टोज ही रहेंगे। ठीक है, फ्रक्टोज से जुड़ेगी उसमें सभी फ्रक्टोज ही रहेंगे। जिसमें एग्जाम्पल आएगा, पहला आएगा ग्लाइकोजन, फिर आएगा स्टार्च। ठीक है, जो
जानवर और ह्यूमन में जो रहता है वो शर्करा या कार्बोहाइड्रेट का जो स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और पादप में इनका जो कार्बोहाइड्रेट का स्टोर रहता है वो स्टार्च के रूप में होता है। और दूसरा रहेगा डेक्स्ट्रोन सेलुलोज, डेक्स्ट्रोन सेलुलोज, ठीक है, सेल्यूलोज। यानी कि हमने अभी तक जितनी भी शर्कराएं पढ़ी वो सारी NF यानी कि नॉन, जिनमें जो कि घुलनशील रहती है, और एसिड घुलनशील, एसिड में घुलनशील रहती है। पहला ही है सेलुलोज। सेलुलोज यानी कि CF की कैटेगरी में आती है, यानी क्रूड फाइबर की कैटेगरी में आती है, जो कि पचती नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे हेट्रोपोलीसेकेराइड। सेकंड लेंगे हम हेट्रोपोलीसेकेराइड, ठीक है। हेट्रोपोलीसेकेराइड जिनमें शर्करा के सभी यूनिट अलग अलग हो, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज ऐसे अलग अलग हो। शर्करा के सभी यूनिट अलग अलग हो, ठीक है, यानी कि इन्हों में शर्करा के सभी यूनिट अलग अलग हो। जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे हम हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज। दूसरा रहेगा पेक्टिन और काइटिन, ठीक है। इनमें इसमें भी मेन रहेगा हेमीसेल्यूलोज, ठीक है। यानी कि अब डाई मोनोसेक्राइड देख लेते हैं। मोनोसेक्राइड यानी कि जो शर्करा के एक ही यूनिट से बना हुआ है, जिसमें शर्करा के एक ही यूनिट रहते हैं, जिसमें भी दो प्रकार से रहेगा। उसमें रहेगा एक तो पेंटोस शर्करा और एक हेक्सोस शर्करा। पेंटोस शर्करा में हम आएगी राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, जाइलोज और अरेबिनोइज, ठीक है। और हेक्सोस शर्करा में आएगी ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और मेनोज, ठीक है। और जो हेक्सोस शर्करा रहती है उनसे विटामिन C बनाई जा सकती है। और डाइसेक्राइड में आएगी जिसमें शर्करा के दो यूनिट काम में लिए जाते हैं, जैसे कि सुक्रोज। सुक्रोज को बनाने के लिए हम ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का उपयोग करेंगे। लैक्टोज को बनाने के लिए ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का उपयोग करेंगे। माल्टोज में भी दो ग्लूकोज के अणु रहेंगे। सेलोबाइज में भी दो ग्लूकोज के अणु रहेंगे। अब सेलोबाइज और माल्टोज में इतना ही फर्क रहेगा कि एक में अल्फा बॉन्ड रहेगा और दूसरे में बीटा बॉन्ड रहेगा। ट्राइसेकेराइड में हमारे जो 3 शर्करा के यूनिट काम में लेंगे, जिसमें आएगा रेफिनोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज, यानी कि 3 उसमें यूनिट लेंगे। उसके बाद आएगा पॉलीसेकेराइड यानी कि 3 से ज्यादा, उसमें कितने भी रह सकते हो, यूनिट का उपयोग करेंगे शर्करा के, 3 से ज्यादा शर्करा की यूनिट का उपयोग करेंगे, ठीक है। और उसमें भी दो प्रकार से रहेगा, होमोपोलीसेकेराइड और हेट्रोपोलीसेकेराइड। अगर सेम हो, यानी कि जितनी भी हमने शर्करा जोड़ी है उनकी यूनिट सेम हो, यानी कि लगातार हमने जो जोड़ी है वो ग्लूकोज 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 ऐसे सेम हो, या फिर फ्रक्टोज ऐसे सेम हो, उनको उनमें जो यूनिट समान जोड़ेंगे उनको बोलेंगे हम होमोपोलीसेकेराइड। होमोपोलीसेकेराइड में कौन सी आएगी, ग्लाइकोजन, स्टार्च, डेक्स्ट्रोन और सेलुलोज। फिर हेट्रोपोलीसेकेराइड यानी कि जिनमें सभी जितने भी यूनिट रहते हैं शर्करा के वो अलग अलग हो, यानी कि फ्रक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज ऐसे अलग अलग हम उसमें जोड़ दें। उसके एग्जाम्पल आएंगे हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और काइटिन, ठीक है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में हमने 4 पढ़े, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, जिनके उदाहरण हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कि उनको डिवाइड कैसे करेंगे, यानी कि क्रूड फाइबर की कैटेगरी में कौन से आएंगे और NF की कैटेगरी में कौन से आएंगे, ठीक है। यानी कि जितने भी हमने अभी पढ़े उनमें से लिखे गए कार्बोहाइड्रेट या फिर शर्करा में, सभी कार्बोहाइड्रेट में CF की कैटेगरी में कौन से आएंगे, CF की कैटेगरी में आएंगे सेलुलोज, हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन।
ये तीनों तो आएंगे CF की कैटेगरी में, और NAP की कैटेगरी में आएंगे जो सभी बच गए। NAP की कैटेगरी में, NAP में कौन से आएंगे? NAP में आएंगे जो सभी, जितने भी इन तीनों को छोड़कर, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन को छोड़कर जितनी भी शर्करा है वो सभी NAP की श्रेणी में आएगी। यानी कि इन तीनों को छोड़कर सभी शर्कराएं, सभी शर्करा इसमें आएगी। ठीक है, यानी कि इन तीनों को छोड़कर, इन तीनों को छोड़कर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन, इन तीनों को छोड़कर बाकी जितनी भी शर्कराएं बची वो NAP की श्रेणी में आएगी। सिर्फ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन ही CF की श्रेणी में आएगी। ठीक है, इसके बाद हम जो उपनाम है, जितने भी शर्कराओं के उपनाम है वो देखेंगे। उपनाम, कौन कौन सी शर्कराओं की क्या क्या उपनाम है। ठीक है, ब्लड शुगर, ब्लड शुगर किसे कहेंगे? ब्लड शुगर, ब्लड शुगर यानी कि रक्त शर्करा। यानी कि अगर डायबिटीज की जांच करवाने जाए तब किस चीज का चेक होता है? तो वो होता है ग्लूकोज। यानी कि ब्लड शुगर हम किसे कहेंगे? तो ब्लड शुगर का जो उपनाम है वो है ग्लूकोज का। उसके बाद हम देखेंगे फ्रूट शुगर। फ्रूट शुगर यानी कि सभी फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो वो रहती है फ्रक्टोज। सभी फलों में जो शर्करा पाई जाएगी वो रहेगी फ्रक्टोज। उसके बाद तीसरी जो रहेगी वो रहेगी कि मिल्क शुगर, यानी कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो मिल्क में पाई जाएगी लैक्टोज। फिर आएगा ब्रेन शुगर, यानी कि मस्तिष्क की शर्करा, वो रहेगी गैलेक्टोज। उसके बाद कैन शुगर, यानी कि गन्ने में पाई जाने वाली शर्करा, कैन शुगर। गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो गन्ने में पाई जाती है सुक्रोज। ठीक है, यानी कि हमने, और एक आएगी एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च जिसको बोलेंगे हम ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। ठीक है, यानी कि ब्लड में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ब्लड शुगर किसको बोलते हैं? तो ग्लूकोज को। फ्रूट शुगर यानी कि सभी फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फ्रक्टोज पाई जाती है। और मिल्क शुगर यानी कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज शर्करा। ब्रेन शुगर, मस्तिष्क में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो गैलेक्टोज। और कैन शुगर यानी कि गन्ने में कौन सी शुगर पाई जाती है? वो सुक्रोज रहती है। और एनिमल स्टार्च यानी कि, एनिमल स्टार्च यानी कि आप मान लो कि जो पेड़ पौधे रहते हैं उनमें जो कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण रहता है, यानी कि जो जितने भी जो पोषक तत्व रहते हैं उनमें जो कार्बोहाइड्रेट रहता है उनका जो स्टोर रहता है वो स्टार्च के रूप में होता है। और जो एनिमल रहते हैं या फिर मनुष्य रहते हैं उनमें जो कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसलिए हम बोलेंगे एनिमल स्टार्च किसको बोलेंगे? तो ग्लाइकोजन में, क्योंकि ग्लाइकोजन में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जिसका स्टोर रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, इसमें नोट लगा के हम लिखेंगे नोट लगा के हम लिखेंगे कि जानवर एवं मानवों में, यानी कि जानवर और मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का जो स्टोर रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और जो पेड़ पौधे रहते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज रहता है वो स्टार्च के रूप में होता है। इसलिए ग्लाइकोजन को ही एनिमल स्टार्च कहते हैं। ठीक है, नोट लगा के लिखेंगे हम जानवरों एवं मानव में कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तथा
जो पेड़ पौधे रहते हैं, पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज स्टार्च के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। अतः ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहते हैं। ठीक है। अब जो मान लो कि जानवरों और मनुष्य में जो कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और जो पेड़ पौधे रहते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट का जो स्टोरेज रहता है वो स्टार्च के रूप में होता है, इसलिए ग्लाइकोजन को ही हम एनिमल स्टार्च कहेंगे। ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो हमारे शरीर में जो पोषक तत्व रहते हैं, यानी कि जो हम खाते हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, उनका पाचन और अवशोषण कैसे होता है। तो अगले हेडिंग देखेंगे हम जानवरों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा का पाचन एवं अवशोषण। ठीक है। यानी कि जानवरों में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन एवं अवशोषण किस प्रकार से होता है, यहाँ लिखेंगे इंडेक्स, और यहाँ पर लिखेंगे रुमंती जानवरों में किस प्रकार होता है, और यहाँ लिखेंगे अरुमंती जानवरों में किस प्रकार होता है। रुमंती जानवर तो आपको पता ही चल गया होगा कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी जिनमें रुमन पाया जाता है उनको बोलेंगे रुमंती जानवर, जिनमें रुमन नहीं पाया जाता उनको बोलेंगे अरुमंती जानवर। ठीक है। यानी कि घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर, वो आ गए उसमें अरुमंती जानवरों में। अब हम देखेंगे कि इनमें पाचन और अवशोषण किस प्रकार से होता है। ठीक है। पहला ही लिखेंगे हम कार्बोहाइड्रेट का पाचन का एंड प्रोडक्ट, यानी कार्बोहाइड्रेट के पाचन का एंड प्रोडक्ट, यानी कि रुमंती जानवरों में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होने के बाद क्या बनेगा और अरुमंती जानवरों में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होने के बाद क्या बनेगा। तो रुमंती जानवरों हमने पहले ही पढ़ा है कि वोलेटाइल फैटी एसिड बनते हैं, पाचन के बाद वोलेटाइल फैटी एसिड ही बनते हैं जिनसे रुमंती जानवरों को एनर्जी मिलती है, और अरुमंती जानवरों में एंड प्रोडक्ट रहेगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज से इनको एनर्जी मिलेगी। अब वोलेटाइल फैटी एसिड कहाँ पर बनेंगे, तो ये बनेंगे रुमन में। तो इनका पाचन का एंड प्रोडक्ट, तो एंड प्रोडक्ट कहाँ बनता है, तो इनका पाचन कहाँ बनेगा, रुमन में बनते हैं। ठीक है। कहाँ बनेंगे, तो रुमन में, और ये अरुमंती में आ जाएगा ग्लूकोज, क्योंकि इनमें रुमन नहीं पाया जाता, तो ये सीधा ही छोटी आंत में इनका ग्लूकोज बनेगा, तो ये आएगा छोटी आंत में। क्योंकि जो रुमंती जानवर रहते हैं उनमें सिर्फ एक की स्टमक पाया जाता है, जो कि अमाशय यानी स्टमक जिसको बोलते हैं, और रुमंती जानवरों में अमाशय के 4 चैम्बर हो जाएंगे, रुमन, रेटिकुलम, एबोमेसम और ओमेसम। इसलिए इन्होंने में रुमन में वोलेटाइल फैटी एसिड बनेंगे, और अरुमंती जानवरों में छोटी आंत में जाकर ग्लूकोज का निर्माण होगा। अब सेकंड पॉइंट ले लेंगे, कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण कैसे होगा। कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण, यानी कि जो एंड प्रोडक्ट बना, यानी कि वोलेटाइल फैटी एसिड बना, ग्लूकोज बना, उनका अवशोषण कैसा होगा। तो कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण, अब वोलेटाइल फैटी एसिड में हमने पहले ही पढ़ा है कि इनका जो अवशोषण रहता है वो निष्क्रिय परिवहन से होता है, यानी कि इसमें ऊर्जा का कोई लॉस नहीं होता। तो इनका जो अवशोषण होगा वो रुमन से ही होगा, रुमन से होता है। अब रुमन से होगा तो निष्क्रिय परिवहन, निष्क्रिय विसरण से इनका जो
अवशोषण होगा वो होगा निष्क्रिय विसरण से, यानी कि इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती, ऊर्जा खर्च नहीं होती। ठीक है, निष्क्रिय परिवहन कह दो या पैसिव डिफ्यूजन कह दो या सिंपल डिफ्यूजन कह दो। यानी कि वेल टाइप फैटी एसिड का अगर अवशोषण करवाना है, यानी कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण करवाना है रुमंथी जानवरों में, तो वो होगा रुमन से ही। पर उसमें किसी प्रकार की कोई ऊर्जा का खर्च नहीं होगा, क्योंकि उसमें निष्क्रिय विसरण होगा, उसमें पैसिव डिफ्यूजन होगा और सिंपल डिफ्यूजन होगा। और अगर रुमंथी जानवर अरुमंथी जानवर में हमें कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण करवाएं जो कि ग्लूकोज में, ग्लूकोज के रूप पर होगा, तो ये होगा छोटी आंत में। और छोटी आंत में होगा तो इसमें सक्रिय परिवहन, या ये कहाँ होगा, छोटी आंत से, छोटी आंत से। और ये कैसे होगा, सक्रिय परिवहन द्वारा, सक्रिय परिवहन द्वारा। ठीक है, इसको बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसमें ऊर्जा का खर्च होगा, ऊर्जा खर्च होगी। ठीक है, यानी कि हमारी हेडिंग है जानवरों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का पाचन एवं अवशोषण। तो फर्स्ट ही हम ले लेंगे कार्बोहाइड्रेट को। अब कार्बोहाइड्रेट में अरुमंथी और रुमंथी जानवरों में किस प्रकार से होगा, तो कार्बोहाइड्रेट में जो रुमंथी जानवरों में एंड प्रोडक्ट बनेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन का जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा वोल्टाइप फैटी एसिड। वो कहाँ पर बनेगा, वो रुमन में ही बनेगा। और अरुमंथी जानवरों में अमाशय का सिर्फ एक ही भाग रहता है। ठीक है, उसमें चार चंबल नहीं रहते, तो उनमें जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन रहेगा वो छोटी आंत में रहेगा होगा, और उनका जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ग्लूकोज। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण कहाँ से होगा और कैसे होगा, तो रुमंथी जानवरों में कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण यानी वोलेटाइल फैटी एसिड का अवशोषण रुमन से ही हो जाएगा और निष्क्रिय विसरण से होगा, यानी कि उनमें कोई भी ऊर्जा का खर्च नहीं होगा। ठीक है, उनमें एनर्जी बनाने के लिए उसमें कोई भी किसी भी प्रकार से एनर्जी का लॉस नहीं होगा, यानी पैसिव डिफ्यूजन या फिर सिंपल डिफ्यूजन के रूप में होगा। और अरुमंथी जानवर जिनमें स्टमक के एक ही भाग है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन बिल्कुल होगा ही नहीं, इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा छोटी आंत में। तो छोटी आंत में जाकर भी वो होगा सक्रिय परिवहन द्वारा, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा, यानी कि उसमें ऊर्जा का खर्च होगा। यानी कि यूं मान लो रुमंथी जानवर और जो मनुष्य रहते हैं उनकी मैकेनिज्म सेम होती है, जैसे ही अरुमंथी जानवर में होगा वैसे ही मनुष्य में भी होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, अब लेंगे हम प्रोटीन, कि प्रोटीन का पाचन एवं अवशोषण कैसे होता है, यानी कि प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हम लेंगे कि प्रोटीन के पाचन का एंड प्रोडक्ट, यानी प्रोटीन पचने के बाद उसका एंड प्रोडक्ट क्या बचेगा, प्रोटीन के पाचन का एंड प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोटीन के पाचन का एंड प्रोडक्ट जो बनेगा रुमंथी जानवरों में भी और अरुमंथी जानवरों में दोनों में ही सेम बनेगा। तो क्या बनेगा, अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो अम्ल, दोनों में ही अमीनो अम्ल ही बनेंगे। ठीक है, और बनेंगे कहाँ, तो ये बनेंगे छोटी आंत में ही। ठीक है, उनका प्रोटीन का पाचन अरुमंथी जानवर हो या फिर रुमंथी जानवर, दोनों में छोटी आंत में ही होगा। पर छोटी आंत के भी तीन भाग होते हैं, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। तो रुमंथी जानवर है, उनमें जो प्रोटीन का जो पाचन होगा उसका एंड प्रोडक्ट बनेगा एमिनो अम्ल। ठीक है, अमीनो दोनों में ही अमीनो अम्ल ही बनेगा, रुमंथी जानवर और अरुमंथी जानवर दोनों में ही अमीनो अम्ल ही बनेगा। पर इसमें छोटी आंत के इलियम भाग से होगा, इलियम भाग से। ठीक है, और इनमें पाचन छोटी आंत के डेड्यूनम और जिजुनम से होगा, यानी कि जो छोटी आंत रहती है उसके तीन भाग रहेंगे, डेड्यूनम, जिजुनम और इलियम।
रुमंती जानवरों में छोटी आंत में जो प्रोटीन का पाचन होगा उनका एंड प्रोडक्ट अमीनो अम्ल रहेगा। अरुमंती जानवरों में भी अमीनो अम्ल ही रहेगा, यानी दोनों में सेम ही रहेगा। पर रुमंती जानवरों में छोटी आंत में जो अमीनो अम्ल बनेंगे यानी कि प्रोटीन का पाचन होगा वो छोटी आंत के इलियम भाग से होगा, यानी कि छोटी आंत का जो लास्ट भाग रहता है इलियम उसमें होगा। और अरुमंती जानवर में छोटी आंत के ड्यूडेनम और जेजुनम यानी कि जो स्टार्टिंग के 2 पार्ट रहेंगे उसमें होगा, ठीक है। और प्रोटीन का अवशोषण किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो प्रोटीन का अवशोषण अब प्रोटीन का अवशोषण चाहे रुमंती हो चाहे अरुमंती हो, दोनों में सेम होगा। कहां से होगा, तो छोटी आंत से होगा। कैसे होगा, तो सक्रिय परिवहन से। छोटी आंत से, क्योंकि दोनों में प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में ही हो रहा है, तो छोटी आंत से उनका अवशोषण भी होगा। और कैसे होगा, सक्रिय परिवहन से। सक्रिय परिवहन से, ठीक है। दोनों में ये बातें सेम रहेगी, यानी प्रोटीन का पाचन तो रुमंती जानवरों में छोटी आंत के इलियम भाग से होगा और अरुमंती जानवरों के डेड्यूनम और जेजुनम भाग से होगा। बाकी होगा दोनों के छोटी आंत में ही। दोनों का एंड प्रोडक्ट भी सेम बनेगा, अमीनो अम्ल ही। और उनका अवशोषण छोटी आंत से ही होगा और दोनों में सक्रिय परिवहन से ही होगा, ठीक है। अब हम ले लेंगे लास्ट पार्ट, वसा। कि वसा का पाचन एवं अवशोषण किस प्रकार से होगा। तीसरा जो है हमारे वसा के पाचन का एंड प्रोडक्ट, ठीक है। वसा के पाचन का अरुमंती जानवरों में एंड प्रोडक्ट क्या बनता है और रुमंती जानवरों में उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो दोनों में ही बनेगा वसीय अम्ल। वसीय अम्ल या फैटी एसिड। फैटी एसिड। अब वसा का पाचन होगा। वसा का पाचन रुमंती जानवर और अरुमंती जानवर दोनों में ही छोटी आंत में होगा। छोटी आंत में भी कहां पर, छोटी आंत के जिजुनम भाग में। छोटी आंत के जिजुनम भाग में, ठीक है। अब जो वसा का पाचन होगा वो रुमंती जानवर हो या अरुमंती जानवर, दोनों में छोटी आंत में ही होगा और छोटी आंत के भी जेजुनम पार्ट में। और दोनों में जो एंड प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी सेम बनेगा, जो कि वसीय अम्ल या फिर फैटी एसिड, ठीक है। अब इनका अवशोषण कैसे होगा, ठीक है। वसा का अवशोषण, ठीक है। अब वसा का अवशोषण इनमें अगर करवाना है तो ये होगा तो छोटी आंत से ही, ठीक है। वसा का अवशोषण तो होगा छोटी आंत से, पर ब्लड के थ्रू नहीं जाएगा, रक्त वाहिनियों के थ्रू नहीं जाएगा। प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट रहता है वो तो उनका अवशोषण तो ब्लड के थ्रू होता है, पर वसा का अवशोषण ब्लड के थ्रू नहीं होगा, ठीक है। यानी कि इनका जो अवशोषण रहेगा वो तो छोटी आंत से ही होगा। छोटी आंत से होगा, ठीक है। दोनों में छोटी आंत से ही होगा, पर रक्त वाहिनी के रास्ते नहीं होगा। रक्त वाहिनी के रास्ते नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि वसा का जो अवशोषण है वो होगा तो छोटी आंत से, पर रक्त वाहिनी के रास्ते नहीं होगा, यानी कि वो ब्लड में मिलकर उनका अवशोषण नहीं होगा। उनका अवशोषण होगा लिम्फ के रास्ते, लसिका वाहिनियों के रास्ते, ठीक है। क्यों, अब लसिका वाहिनियों के रास्ते कैसे होगा, तो जो वसा मतलब वसा है उनको रक्त वाहिनी क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें फैटी एसिड पाए जाते हैं। तो फैटी एसिड पाएंगे तो रक्त उनको रिस्क जरा भी नहीं लेगा। उसके बाद वो जाएंगे, मतलब उसके ऊपर प्रोटीन की कवरिंग चढ़ा देंगे, ठीक है। अब जो वसा रहता है
उसके ऊपर प्रोटीन की अगर कवरिंग भी चढ़ा दी फिर भी रक्त वाहिनियां उनको लेने से इनकार कर देगी। उनका पाचन होगा सीधा लिम्फ के रास्ते, यानी कि लसिका वाहिनियों के रास्ते। ठीक है, लसिका वाहिनियों के रास्ते उनका मतलब कैसे होगा, तो जो फैट रहता है उसके ऊपर प्रोटीन की कवर चढ़ा देंगे जिनको बोलेंगे काइलोमाइक्रोन। ठीक है, काइलोमाइक्रोन से होकर फिर वो सीधी लसिका के थ्रू उनका अवशोषण हो जाएगा, यानी कि एक फंड लिखेंगे हम अभी नोट लगा के, नोट कि जो वसा रहता है उसका पाचन रक्त वाहिनियों के रास्ते नहीं रहता। एक या फिर ऐसा पोषक तत्व जिसका अवशोषण रक्त वाहिनी के रास्ते नहीं होता, वाहिनी के रास्ते नहीं होता, तो वो कौन सा है, वसा। तो फिर कैसे होगा, तो इसका पाचन होगा, सॉरी इसका अवशोषण होगा लसिका वाहिनियों से, यानी कि लिम्फ से। कैसे होगा, तो वसा का अवशोषण इसका अवशोषण के लिए काइलोमाइक्रोन यानी कि ये है फैटी एसिड। ठीक है, अब फैटी एसिड के ऊपर जो प्रोटीन की लेयर चढ़ा दी हमने, ये होगी प्रोटीन की लेयर। ठीक है, ये होगी प्रोटीन का कवर चढ़ा दिया या प्रोटीन की लेयर चढ़ा दी। अब जो ये संरचना, पूरी संरचना, ये जो फैटी एसिड उसके ऊपर प्रोटीन की जो कवर है, लेयर है, उसको ही हम बोलेंगे काइलोमाइक्रोन। अब काइलोमाइक्रोन के रूप में इसका अवशोषण होगा, वसा का अवशोषण काइलोमाइक्रोन के रूप में होता है। तो कहां से होगा, तो ये होगा लसिका वाहिनियों के रास्ते, लसिका वाहिनियों के रास्ते। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि जानवरों में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन एवं अवशोषण कैसे होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण रुमंती जानवरों में भी अलग होता है और अरुमंती जानवरों में भी अलग होता है। रुमंती जानवरों में कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट बनेगा वोल्टेट फैटी एसिड, वो भी बनेगा रूमन में, और अरुमंती जानवरों में ग्लूकोज बनेगा, जो बनेगा छोटी आंत में। फिर उनका कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण कैसे होगा, तो रूमन का वोल्टेट फैटी एसिड रहेगा, उनका रूमन से ही होगा और निष्क्रिय परिवहन से होगा। अरुमंती जानवरों में छोटी आंत से होगा और सक्रिय परिवहन या फिर एक्टिव ट्रांसफर के द्वारा होगा। अब आगे जाके प्रोटीन का पाचन और एंड प्रोडक्ट क्या रहेगा, प्रोटीन का पाचन का एंड प्रोडक्ट रहेगा एमिनो अम्ल, यानी दोनों में सेम रहेगा, पर जो निर्माण रहेगा वो रुमंती जानवरों में तो इलियम में बनेगा और अरुमंती जानवरों में डिडोमिनम और जिजुनम में बनेगा, यानी कि बनेगा दोनों छोटी आंत में, पर दोनों के अलग अलग भाग में। और जो रुमंती जानवर रहेंगे उनका बनेगा इलियम में, और अरुमंती जानवर रहेंगे उनके डिडोमिनम और जिजुनम में बनेगा। ठीक है, और अवशोषण कहाँ से होगा, तो अवशोषण छोटी आंत से ही होगा। ठीक है, फिर वो भी किस प्रकार से होगा, सक्रिय परिवहन से। उसके बाद हम ले लेंगे फैट का, तो फैट का जो एंड प्रोडक्ट रहेगा वो दोनों में ही फैटी एसिड रहेगा और दोनों में छोटी आंत में जिजुनम पार्ट में ही बनेगा। फैट का अवशोषण जो रहेगा वो रक्त वाहिनियों के रास्ते नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अवशोषण तो रक्त वाहिनियों के रास्ते होगा, पर जो वसा रहेगी उसका अवशोषण रक्त वाहिनियों के रास्ते नहीं होगा, क्योंकि जो वसा रहती है, जो फैटी एसिड रहते हैं, उनको रक्त लेने से सीधा ही मना कर देता है। उसके बाद उस पर प्रोटीन की लेयर चढ़ाई जाती है, फिर भी रक्त उनको उस फैटी एसिड को लेने से सीधा मना कर देता है। उसके बाद फिर उसका अवशोषण कैसे होगा, तो उसका अवशोषण होगा लसिका वाहिनियों के रास्ते, यानी कि लिम्फ के रास्ते। लिम्फ के रास्ते भी कैसे होगा, तो उसके ऊपर फैटी एसिड जो रहेंगे उसके ऊपर प्रोटीन की लेयर चढ़ा देंगे, जिनको बोलेंगे काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन से ही
फिर वो काइलोमाइक्रोन सीधे लसिका वाहिनियों में जाएंगे, मिल जाएंगे, फिर वो उनका वहां से अवशोषण हो जाएगा। यानी कि वसा का जो अवशोषण रहता है वो काइलोमाइक्रोन के रूप में होता है। और कहाँ से होता है? तो लसिका वाहिनियों के माध्यम से होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अभी हमारा क्लियर। आगे का हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।